नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस सरल और इस बेहतरीन सी क्लास में। जैसा कि तुम थंबनेल पर देख कर आए हो कि ये वीडियो कक्षा 10 विज्ञान के लिए कक्षा 10 का जो विज्ञान मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ उसमें पहला चैप्टर चल रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और उस चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है। यानी इस चैप्टर पर एक वीडियो पहले ही हो चुका है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जाकर के वो वीडियो देखिए, तभी ये वाली चीज़ें समझ में आएंगी। इससे पहले कि हम ये बता चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होती है और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, ये बातें हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ मुख्य प्रकार हम डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ मैंने लिख भी रखा है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इनमें संयोजन अभिक्रियाएं हैं, वियोजन अभिक्रियाएं हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं हैं, और पांचवा ऑक्सीकरण अपचयन, और इसी का दूसरा नाम है रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ये कुछ 5 मुख्य प्रकार हैं जो कक्षा 10 में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, यानी कि इस चैप्टर में, जो कि आपके सिलेबस में हैं। तो बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखना। हो सकता है आज ये 2 रिएक्शन कवर हो जाएं, ये अगले वीडियोस में कवर होंगी, आगे आने वाले वीडियोस में। लेकिन हाँ, आज शुरू कर दे रहे हैं ये पहली वाली रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। तो भाई पहली हेडिंग डाल लेंगे सभी लोग, संयोजन अभिक्रिया, और बड़े ही ध्यान से समझेंगे, सारी चीज़ें ध्यान से करेंगे। समझ पहले ध्यान से लेंगे, पहले कुछ भी नहीं लिखना, फिर मैं बोर्ड पर पूरा लिख दूंगा कि आपको नोट्स कैसा बनाना है। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, और सारा सिलेबस क्रम से चलेगा ऐसे ही। ऐसा नहीं होगा कि कुछ छोड़ दिया उसके बाद फिर अगले टॉपिक पे वीडियो आई, फिर छोड़ दिया फिर अगले टॉपिक पे, नहीं। सारे टॉपिक होंगे, क्रम से होंगे और विधिवत होंगे, तो आपको कहीं भटकना नहीं है। यदि आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर पहले वो वाली वीडियो देखो, और सारी चीज़ें क्रम से करो, तो सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से चल पाएंगी। तो आइए फिर देखते हैं क्या पहली हेडिंग डाल लेंगे आप सभी लोग, योगात्मक अभिक्रियाएं, और इनका दूसरा नाम है संयोजन अभिक्रियाएं, और एक और नाम है संकलन अभिक्रियाएं। हालांकि हमने वहां पर केवल ये लिखाया है योगात्मक अभिक्रियाएं, इनका एक नाम संयोजन अभिक्रियाएं होता है और संकलन अभिक्रियाएं होता। तीनों नाम मैंने इसलिए लिखा दिए क्योंकि एग्जाम में कभी कोई सा नाम पूछ देगा, कभी कोई सा। मान लो मैंने अगर आपको संयोजन अभिक्रियाएं नाम बताया होता और योगात्मक पूछ लेता तो समस्या हो जाती, इसलिए मैंने सारे नाम बताए हुए हैं। ठीक है, तो अब समझेंगे कि योगात्मक अभिक्रियाएं होती क्या हैं, या कहें संयोजन अभिक्रियाएं होती क्या हैं। इसको समझने के लिए ऐसे समझना, देखो योगात्मक शब्द का अर्थ क्या है। जैसे आपने योग होता हुआ देखा होगा, अगर 2 और 3 को जोड़ें तो कितना होता है, 5। ठीक, अगर मैं ऐसे जोड़ दूं 2 + 3 + 9 कितना होता है, 14। यानी हो ये रहा है, इधर 2 चीजें जोड़ लो चाहे 3 चीजें जोड़ लो, इधर जोड़ के टोटल उधर कितना बन रहा है, 1। यानी कुछ चीजें जोड़ करके क्या हो जाए, 1, तो उसे कहेंगे योगात्मक अभिक्रिया। अच्छा, ऐसे रूप में अभिक्रिया कैसे लिखी जाती है, जैसे कार्बन की अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन से करा दें तो बनती है भाई कार्बन डाइऑक्साइड, या कहें कार्बन का दहन करें, कोयले का दहन करें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी भाई। ठीक, तो ये अभिक्रिया एक योगात्मक अभिक्रिया हो गई। कैसे, ये ठीक वैसे ही है जैसे योग होता है। ठीक, यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो, यानी कुछ चीज़ें मिलकर या कुछ चीज़ें जुड़कर क्या बन जाए, 1। ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। हालांकि इसकी परिभाषा हम विधिवत लिख देंगे बोर्ड पे, जैसे ही आपको नोट्स में बनानी है, बिल्कुल सेम वैसे ही। ठीक है, तो इसे मिटाते हैं पहले। ये तो हुई योगात्मक अभिक्रिया। अच्छा, इसमें संयोजन अभिक्रिया कैसे इसका नाम हो सकता है। जैसे मैंने कोयले का दहन किया, मतलब कार्बन, कोयला मतलब कार्बन प्लस दहन करने का मतलब मैंने पहली वीडियो में बताया था, जब जब दहन करने की बात आएगी या जलाने की बात आएगी तब तब आप ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, C+O2 और बनेगा CO2। ये है कार्बन का दहन, पहले तो आपको ये समझना होगा, या कहें कोयले का दहन। ठीक, और ये एक अपने आप में किस प्रकार की अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया कैसे कह सकते हैं, दोनों का योग हुआ, संयोजन यानी साथ योजन, योग माने जोड़ना,
यहाँ पर भी योग शब्द छुपा हुआ, संयोजन माने साथ जोड़ना, तो ये भी एक क्या हुआ, दोनों का संयोजन हुआ। अच्छा, ये दो टुकड़ों में टूट के बिखर जाए, मान लो इधर कुछ बन जाए और इधर कुछ बन जाए, तो ये हुआ वियोजन। ठीक है, सबका मिलके एक होना संयोजन, बिखर जाना, अलग अलग हो जाना, ये क्या है, वियोजन। तो आपको संयोजन और वियोजन शब्द के अर्थ पता चल गए होंगे। अच्छा, संकलन नाम क्यों पड़ा? देखो, संकलन को ऐसे रिलेट कर सकते हैं जैसे बोर्ड परीक्षा होगी तब आप सुनेंगे, या हो सकता है किसी ने सुना भी होगा जिसके विद्यालय में, जिसने देखा भी हो कि बोर्ड परीक्षा की जो कॉपियां होती हैं सब बच्चों की इकट्ठी होती हैं परीक्षा केंद्र पर, और वहाँ से इकट्ठी होकर के जाती हैं संकलन केंद्र पर। यानी जिले में एक ऐसा विद्यालय, गवर्नमेंट विद्यालय होता है जहाँ पर जिले की सारी कॉपियाँ इकट्ठी करके जाती हैं, बोर्ड परीक्षा वाली जहाँ इकट्ठी होती, यानी सब कॉपियों को संकलित किया जाता है, यानी इकट्ठा किया जाता है। और सेम वही काम यहाँ हो रहा है। संकलन माने सबको मिला के एक करना, सबको मिला के इकट्ठा कर लेना। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी कि योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जब दो अभिकारक हों या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सब मिलकर के क्या बनाएं, एक उत्पाद बनाना चाहिए, अकेला उत्पाद होना चाहिए, तो वो अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रियाएं होने वाली हैं। जैसे मैंने एक तो उदाहरण ये लिख दिया, एक ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हाइड्रोजन गैस होती है ये H2 और प्लस ऑक्सीजन गैस O2, और अभिक्रिया होकर के बन जाए क्या, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनेगा H2। ये अभिक्रिया भी अपने आप में एक योगात्मक अभिक्रिया है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक जल बना रहे हैं, ये एक योगात्मक अभिक्रिया। एक और उदाहरण लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया H2। अच्छा, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, जैसे तुम्हें लग रहा होगा O2 है यहाँ पर O अकेला है। देखो बैलेंस कैसे होगा, अगर O2 हैं तो हमने बताया अगर 2 हैं तो यहाँ पर 2 का गुणा कर देते हैं, लेकिन इस बात से आपत्ति होती है हाइड्रोजन को। 2 O तो हो गए, O2 हैं, O2 दिख रहे हैं, लेकिन अब हाइड्रोजन 4 हो गए। आप देख लो 2 H2 हैं, 2 H2 का मतलब 2 जगह H2 लिखा जाएगा, 2 जगह H2 और H2, कितने H हैं, 4। तो इधर मुझे दिख रहे हैं 2 दूनी 4 H, लेकिन इधर हैं 2, अगर 2 का गुणा इधर कर दें तो 2H2 बन गया, तो 2H2 इधर भी है, 2H2 उधर भी है, 2 ऑक्सीजन, 2 का गुणा है ना इधर से, तो 2 ऑक्सीजन इधर भी है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है। ये नीचे से 2 लगा तब भी गिने 2 ही जाएंगे, आगे से गुणा है 2 का तब भी ऑक्सीजन के गिने कितने, 2 जाएंगे। तो ये वाली अभिक्रिया भी मैंने बता दी, ये भी क्या है, एक योगात्मक अभिक्रिया है। एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस की अभिक्रिया कराई जाती है HCl गैस से, और जब इन दोनों की संयोजन अभिक्रिया कराई जाती है तो बनता है N। देखो H कितने हैं, 3 और 1 4, NH4, और Cl कितना है, 1। मैंने 3 अभिक्रियाएं लिखी हैं और उम्मीद ये है कि तीनों तुम्हें समझ में आई होंगी कैसे लिखी हैं। C+O2 से CO2 बन रहा, 2H2 + O2 से 2H2O बन रहा, NH3 + HCl से NH4Cl बन रहा। इन तीनों अभिक्रियाओं में एक बात कॉमन है, यानी एक बात सब में है, क्या, 2 चीज़ें मिलकर के जुड़ जा रही हैं, एक बनी जा रही है, 2 चीज़ें जुड़ करके एक बनी जा रही है, 2 चीज़ें जुड़ करके एक बनी जा रही। यानी जब 2 हों, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक अभिकारक, ये क्या है, अभिकारक मिलकर के, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल माने अकेला या एक उत्पाद बनाते हैं। ठीक, तो अब परिभाषा लिखनी है तो पता क्या लिखेंगे, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रियाएं या संयोजन अभिक्रियाएं या संकलन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, इसे मिटा देते हैं और हम परिभाषा इसकी लिख दे रहे हैं और उदाहरण भी लिख देते हैं विधिवत, और उन्हें आप लिख लेना। ठीक है, अब ये देखो मैंने योगात्मक अभिक्रियाओं की परिभाषा लिख दी है और उदाहरण भी लिख दी है।
देख लो, मैंने यही वाली परिभाषा बताई हुई थी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनमें कोई सह उत्पाद नहीं बनता है। सह उत्पाद जैसे मैं देखो एक अभिक्रिया बता रहा हूं तुम्हें, जैसे मैंने एक अभिक्रिया कराई थी कल की क्लास में NaOH की, NaOH प्लस HCl, और उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि ये पूरी चीज मिलकर के जल बन जाती है। H और H, दो H हो गए, तो मान लो H2 लिख दिया मैंने, एक O लिख दिया, H2O खत्म हो गया, यहाँ से ये चला गया, अब बचा Na और Cl, तो बनता है NaCl। ये विक्रिया कल बताई थी, यानी दो अभिकारक हैं और दो ही उत्पाद भी हैं। अगर मैं चलो इसको मुख्य उत्पाद मान लूं, तो ये जो उत्पाद साथ में बना है, इस उत्पाद को ही सह उत्पाद कहते हैं। सह उत्पाद कहने का मतलब ये है, एक अगर मुख्य उत्पाद मान लें तो उसके साथ में है, जैसे एक कर्मी होता है, एक सहकर्मी होता है, जो साथ में कर्म करता है उसे सहकर्मी कहते हैं। वैसे ये उत्पाद है और ये उसके साथ में बना तो ये सह उत्पाद है। जैसे सहपाठी होता है, साथ पढ़ने वाला, वैसे ही साथ बनने वाला ये सह उत्पाद है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि योगात्मक अभिक्रियाओं में कोई सह उत्पाद नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अकेला ही उत्पाद होता है, उनमें सब जुड़ के एक बनता है। बस बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये परिभाषा सेम लिखेंगे आप, और सेम ऐसे ही उदाहरण लिख लेंगे, और इनकी रिएक्शनें मैं करा दे रहा हूं भाई, इसको मिटा देते हैं। ये परिभाषा लिखने के बाद पहला उदाहरण लिखेंगे आप, कोयले का दहन। कोयले का दहन एक योगात्मक अभिक्रिया है। कोयला यानी कार्बन का दहन, और जब भी दहन होने की बात आई तब मैंने कहा है कि ऑक्सीजन से आप क्रिया करा देना। ठीक, यानी कोयले को वायु में जलाया जाएगा। जलाना मतलब दहन करना, तो इसकी क्रिया किससे करा दी जाएगी? ऑक्सीजन से। और यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा? CO2। चूंकि कार्बन ठोस है तो कार्बन के साइड में यहाँ पर S लिख दिया जाएगा। ऑक्सीजन गैस है तो यहाँ पर कोष्टक में G लिख देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कोष्टक में G लिख देंगे। G फॉर गैस, ये भी गैस, और ये ठोस, तो कोष्टक में क्या लिख दिया? S। ये हो गई अब आपकी एक योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण कंप्लीट। इसके बाद हाइड्रोजन का दहन, ये भी एक योगात्मक अभिक्रिया है। देखो कैसे, हाइड्रोजन का दहन यानी हाइड्रोजन, जब भी दहन की बात आएगी तब ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाएगी, बात खत्म। हाइड्रोजन की क्रिया किससे करा देंगे? ऑक्सीजन से। हम जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है जल, तो इसमें बना देंगे क्या? H2O। और ये ध्यान रहे, ये सवाल उठ सकता है दिमाग में कि सर दहन किया जा रहा, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है और बन पानी रहा है, ये पानी इस आग को बुझा देगा? फिर ये भी तो सवाल आ सकता है दिमाग में। ये पानी द्रव अवस्था में नहीं है, ये पानी नहीं, ये पानी की भाप बन रही है। फार्मूला वही रहता है, ये ध्यान रहे आपको। ठीक है, तो ये जल की क्या है? भाप है, तो ये ध्यान रखना। ये ऐसा ना समझना कि सर दहन हो रहा, पानी बना, वो पानी फिर इसको दहन को बुझा देगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक, चूंकि ये गैस है तो इसे हम लिखेंगे H2 और कोष्टक में लिख देंगे क्या? गैस। ऑक्सीजन के कोष्टक में भी लिख देंगे गैस, और इधर भी बन रही है क्या? गैस। ठीक, गैस बन रही है, इसका मतलब जल की भाप बन रही है। ठीक, तो हाइड्रोजन का दहन भी क्या है? अपने आप में एक योगात्मक अभिक्रिया है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग होता है, क्या बनता है? जल। तो ये दूसरा उदाहरण हो गया। एक तीसरा उदाहरण भी लिख लेते हैं, अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का संयोजन। अमोनिया का सूत्र सबको पता होना चाहिए, NH3 होता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का भी सूत्र पता होना चाहिए, HCl होता है। इन दोनों का होगा संयोजन, यानी इन दोनों को साथ साथ जोड़ा जाएगा, यानी अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को, इनको जोड़ के अभी मैंने रिएक्शन समझाई है तुम्हें, N1 H3 और 1 4 NH4 और Cl कितना है? 1। ये वाली रिएक्शन होने वाली है। तो सेम इसके नीचे लिख देंगे यही वाली रिएक्शन जो हमने बनाई है, क्या? NH3 प्लस का HCl और बनेगा क्या? NH4Cl। अब अमोनिया गैस है तो कोष्टक में G लिख देंगे।
HCl गैस है तो कोष्टक में G लिख देंगे, और ये ठोस है तो कोष्टक में S लिख देंगे, S। ठीक है, अब देखना है यहां पर थोड़ी सी लैंग्वेज लिखी है, उसे एक बार पढ़ लेते हैं। इस अभिक्रिया में अमोनियम क्लोराइड, ये जो चीज बनी है वो है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं बनता है जो ठोस अमोनियम क्लोराइड के कणों से बना होता है। यानी एक अमोनिया गैस लें और क्या ले लें, HCl गैस लें, दोनों की अगर क्रिया करा दें, संयोग करा दें, तो धुआं टाइप का बनता है। और जो धुआं बनता है उसमें कण होते हैं, किसके, ठोस कण होते हैं NH4Cl के, यानी अमोनियम क्लोराइड के। देखो वही हो रहा है यहाँ पर, अमोनिया गैस और HCl गैस दोनों को मिलाया गया तो धुआं निकला, उसमें ठोस कण निकले, जो ठोस कण थे वो किसके थे, NH4Cl के। यही पूरी बात हमने इसमें लिखी भी है कि इस अभिक्रिया में अमोनियम क्लोराइड, फार्मूला होता है अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl का, सफेद धुआं बनता है जो ठोस अमोनियम क्लोराइड के कणों से मिलकर के बना होता है। तो ये तो थे इस योगात्मक अभिक्रिया के 3 उदाहरण। एक और उदाहरण कर लेते हैं, पहले इनको मिटा देते हैं, इन तीनों को मिटा दे, ऊपर से परिभाषा मिटा देते हैं, नीचे उदाहरण लिखे रहने देते हैं। एक इसका उदाहरण और लिखने वाले हैं भाई, उदाहरण नंबर 4 नंबर उदाहरण में एक कर लेंगे, H2 और Cl2 गैस का संयोग, क्या, हाइड्रोजन व क्लोरीन, हाइड्रोजन व क्लोरीन गैस का संयोजन, ठीक है, ये वाली हेडिंग डाल लेंगे आप उदाहरण में। हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस, क्लोरीन गैस यानी Cl2 गैस, दोनों गैसें मिलकर के बनाएंगी। देखो H है और Cl है, हम जानते हैं HCl एक चीज होती है, लेकिन यहाँ पर H भी 2 Cl भी 2 है, तो दोनों 2-2 करने के लिए सीधी सी बात, यहाँ 2 का गुणा कर दो, रिएक्शन बैलेंस। ठीक, यहाँ पर लगाएंगे G क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, यहाँ भी लगाएंगे G क्योंकि क्लोरीन गैस है, और ये भी गैस बनी है इसलिए यहाँ भी लगाएंगे क्या, G। तो योगात्मक अभिक्रियाएं आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं 4 उदाहरणों के साथ। आपसे 1 पूछा जा सकता है, 2 पूछा जा सकता है, 4 नहीं पूछे जाते हैं। तो आप कोई से भी 2 उदाहरण लिख के आएंगे, अगर 2 उदाहरण पूछे जाएं, वैसे मेरा ख्याल है सामान्यतः 1 उदाहरण ही पूछा जाता है। तो योगात्मक अभिक्रियाएं हो गई हैं भाई, इसको मिटा देते हैं। फिर अगली हेडिंग डालेंगे वियोजन अभिक्रियाएं, जो कि मैंने पहले ही लिख रखी है ताकि तुमको नोट्स बनाने में परेशानी ना हो, लेकिन इस लिखे हुए पर ध्यान नहीं देना है, पहले ये समझना है कि वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जैसे मैंने संयोजन अभिक्रियाएं समझाई, संयोजन माने 2-3 चीजें जुड़कर के इकट्ठे एक होना, ये संयोजन है। और जो एक चीज है उसका टूट के 2-3 जगह बिखर जाना या 2-3 भागों में बट जाना, ये वियोजन है। तो संयोजन और वियोजन माने अलग अलग हो जाना, और वही काम इस वियोजन में हो जाने वाला है। अच्छा, अलग अलग होने के लिए भी कोई चीज चाहिए होगी ना, यानी मान लो 2 लोगों में अगर लड़ाई नहीं हो रही है तो कोई ना कोई तो एक व्यक्ति चाहिए जो कान फूंक दे किसी एक के, ताकि दोनों में लड़ाई हो जाए, दोनों अलग अलग हो जाए, टूट जाए, अलग अलग हो जाए। वैसे ही कोई ना कोई ऐसी चीज चाहिए जरूर होगी जो किसी एक पदार्थ को 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ दे। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि कोई भी एक चीज है, जैसे मैं उदाहरण ले सकता हूँ CaCO3 का उदाहरण लेता हूँ। CaCO3, इसका नाम सुना होगा सबने, कैल्शियम कार्बोनेट नाम होता है, ये चूना पत्थर भी कहते हैं इसको। और अगर इसको गर्म कर दें भाई, क्या कर दें, गर्म कर दें, तो ये 2 भागों में टूट जाता है। क्या, एक तो बन जाता है CaO, यानी कैल्शियम जो होता है एक ऑक्सीजन का परमाणु निकाल लेता है। देखो इसमें कितने परमाणु, एक कैल्शियम का है, एक कार्बन है, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 3। तो ये समझ में आना चाहिए जो कैल्शियम है वो यहाँ से एक छीन लेता है, एक को छीन लिया, यहाँ कितने बचेंगे, 2। तो CaO अलग हो जाता है और CO2 अलग हो जाती है, और प्लस क्या बनेगा, CO2। मेरे ख्याल से रिएक्शन समझ में आज आ गई होगी। CaCO3 में CaO अलग और CO2 अलग हो जाती है। तो देखो एक चीज है और ये 2 चीजों में टूट गई, यानी अलग अलग हो गई, यही तो वियोजन है। किसकी वजह से हुई, गर्म करने पर हुई है। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो उनमें विद्युत धारा प्रवाहित करो, करंट, बिजली के झटके दो तब टूटते हैं।
कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो सूर्य के प्रकाश में टूट जाते हैं। तो अलग अलग चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन हाँ, किसी को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए जरूर होगा। दो लोगों में लड़ाई कराने के लिए, दो को अलग अलग करने के लिए तीसरा जरूर आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। इसके उदाहरण लिख लेंगे। देखो, वियोजन अभिक्रिया मैंने समझा जी, जब कोई एक चीज़ है दो या दो से अधिक चीज़ों में टूट जाए तो ये अभिक्रिया क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। वही सेम परिभाषा लिखी है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक, एकल माने अकेला यानी एक अभिकारक, ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत धारा, इसे अंडरलाइन करना चाहिए मुझे, ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत धारा, या तो ऊष्मा देनी होगी उसे, या प्रकाश देना होगा, या क्या देना होगा? विद्युत धारा। यहां पर हम क्या दे रहे थे? ऊष्मा दे रहे थे। ठीक है, अभी मैंने जो रिएक्शन लिखी थी CaCO3 और इसको गर्म किया था तब टूटा था CaO+ का CO2, यहां हमने क्या दिया? ऊष्मा दी है। गर्म करने का मतलब क्या? ऊष्मा देना है। ठीक, इसे मिटा देते हैं भाई। इसके उदाहरण लिखेंगे अभी हम, पहले पढ़ लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक, ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत धारा, कोई अभिकारक है उसे या तो ऊष्मा दें, गर्म करें, या उस पर प्रकाश गिराएं, या उसमें करंट लगाएं, तो वो दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा, वियोजन हो जाएगा उसका। ये वियोजन अभिक्रिया है। अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है, ये वियोजन है। और वियोजन अभिक्रियाएं निम्न 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? इसी आधार पे 3 प्रकार की बांट दी गई। एक तो ऊष्मा द्वारा वियोजन, एक प्रकाश द्वारा वियोजन, और एक विद्युत धारा द्वारा वियोजन। तो पहली हेडिंग डाल लेंगे क्या? ऊष्मी वियोजन। और चूंकि वियोजन का एक और नाम मैंने यहां पर लिख रखा है, वियोजन के कोष्टक में लिखा अपघटन, इसका मतलब है वियोजन का एक और नाम है क्या? अपघटन। तो चाहे तुमसे वियोजन अभिक्रिया पूछी जाए या फिर अपघटन अभिक्रिया पूछी जाए, बात बराबर रहेगी। तो ऊष्मी वियोजन और वियोजन की जगह पर ही हमने लिख दिया अपघटन। तो अगर ऊष्मी वियोजन पूछा जाए या तुमसे पूछ लिया जाए ऊष्मी अपघटन, तो दोनों बातें एक ही है। तो मैंने ऑब्लिक लगा के या, इसको कहते हैं या, यहाँ पर क्या मान लेंगे? या, ऐसा है। ऊष्मी वियोजन या ऊष्मी अपघटन, ये कई बात है, इसे हटा देते हैं। जब भी या की बात आएगी तो हम ऐसे ही बीच में लगा लिया करेंगे, ये आगे के लिए आप ध्यान रखेंगे। ठीक, और देखो ऊष्मी वियोजन में क्या बताया जाएगा? ऊष्मा देने पर टूटे तो ऊष्मी वियोजन, करंट लगाने पर टूटे तो विद्युत वियोजन, प्रकाश देने पर टूटे तो प्रकाश वियोजन, तीनों हो जाएंगे। चलो पहले एक कर लेते हैं, क्या? ऊष्मी वियोजन या ऊष्मी अपघटन। इसमें यही लिखा है, जब कोई पदार्थ ऊष्मा देने पर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है तो ये विक्रिया ऊष्मी वियोजन कहलाती है। कितनी सरल बात लिखी है कि केवल ऊष्मा दें और वो दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में नंबर 1 करेंगे भाई, एग्जाम्पल में नंबर 1 करेंगे, वही वाला कर लेंगे। पहले CaCO3, इसको क्या किया गया है? गर्म किया गया, या कहें इसको क्या दी गई? ऊष्मा दी गई। ये होता है ठोस अवस्था में, तो कोष्टक में लिख लेंगे Al। देखो पहले तो ये समझ लो किसके लिए क्या होता है, यहाँ कहीं साइड में लिख लेना। अगर ठोस है कोई चीज उसमें S लिखा जाता है। S माने सॉलिड, सॉलिड माने होता है ठोस। अगर कोई चीज गैस है तो उसमें लिखा जाता है G। अगर कोई चीज द्रव है तो उसमें लिखा जाता है L। अगर कहें जली विलयन है, जली विलयन, तो उसमें लिखा जाएगा AQ। ठीक, अगर अवक्षेप है, अवक्षेप, तो उसमें लिखा जाता है, ऐसे बैठा दिया जाता है और कोष्टक में लिख दिया, ऐसे नहीं, उसमें लिखा जाता है PPT। ठीक, और ऐसे करके बिठा दिया जाता है कोष्टक। और गैस में ऐसे ऊपर एरो लगाया जाता है, गैस उड़ती है। ठीक, तो इसे हटा सकते हैं, अभी सीधे लिख लो क्या? PPT। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इन्हें कहीं साइड में आप नोट कर लेना, हाशिया पे नोट कर लेना कॉपी पे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठोस को अंग्रेजी में सॉलिड कहते हैं, सॉलिड का यस लिखा। गैस को अंग्रेजी में गैस ही कहते हैं। द्रव को अंग्रेजी में लिक्विड कहते हैं, उसका एल लिखा। जली विलयन को एक्वस कहते हैं, उसका AQ लिखा। और अवक्षेप को अंग्रेजी में प्रेसिपिटेट कहते हैं, इसलिए इसका PPT लिखा। ठीक, तो जब भी ठोस की बात आएगी तो कोष्टक में यस लिखेंगे। और ये ठोस क्या था? ठोस पदार्थ था, इसको गर्म किया गया, 2 भागों में टूटा, क्या बना? CaO बना भाई, और क्या बनता है? CO2 बनता है।
यही मैंने अभी बना के दिखाया था। चलो इसे मिटा देते हैं भाई। क्या, CaO और CO2। ठीक, एक और लिख लेते हैं, उदाहरण नंबर 2। और ये उदाहरण बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्या, अगर हम ये ले लें PbNO3, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे मैं किसी को इंपॉर्टेंट बताता नहीं हूँ, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिख दिया। देखो PbNO3 का होल ट्वाइस है। अब देखो ये रासायनिक फार्मूले अगर आपको नहीं आते तो फिर भाई बेसिक केमिस्ट्री की पार्ट 2 वाली वीडियो देखो, ये सारे फार्मूले आपको आ जाएंगे। किस फार्मूले का क्या नाम है, नाम से फार्मूला कैसे बनता है, सारी चीज़ें उसमें पता चलेंगी। तो ये भाई पहले से आना चाहिए, तभी रिएक्शनें समझ में आएंगी। अगर तुम्हें ये सब नहीं आता और फिर भी मुझ पर छोड़ रखा है कि रिएक्शनें समझ में आएंगी, तो फिर गलत उम्मीद लगाए हो। पहले ये कंप्लीट करके आओ बेसिक केमिस्ट्री की पार्ट 2 वाली वीडियो से, ठीक है। और अब ये है PbNO3। चलो मैं इनके नाम लिख देता हूं क्योंकि तुम्हें परेशानी होगी इनके नाम लिखने में। ये है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। ऑक्साइड उधर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर इधर लिख देते तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ लिखते, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां लिखेंगे। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक उदाहरण हो गया भाई ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का, ठीक। इसके बाद एक और उदाहरण लिखते हैं, ऊपर से हम मिटा देते हैं क्योंकि उम्मीद ये है कि तुमने ये सब लिख लिया होगा, ठीक। इस सब को मिटा देते हैं। अब लिखेंगे उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 हमने बताया था लेड नाइट्रेट वाला, यानी कि PbNO3 का होल ट्वाइस। इसका नाम होता है भाई लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। अब देखो इसमें किस तत्व के कितने परमाणु हैं, तब इसका वियोजन समझ में आने वाला है। देखना है ध्यान से। PbNO3 में देखो एक तो लेड है, Pb है, ठीक, और NO3 का होल ट्वाइस है, यानी कि NO3 दो है, NO3 एक जगह है और NO3 एक जगह, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। इसको ऐसे लिखा जा सकता, Pb1 और NO3 का क्या, 2 है NO3 के, ठीक। अब इसमें ध्यान से जोड़ो, Pb चलो 1 है, यानी कितने हैं, 2 हैं। चलो इधर साइड में कर लेते हैं, यहाँ साइड में लिखेंगे Pb है 1 और N कितने हैं, 2 और O कितने हैं, 6, 2 3 6। कैसे निकाले, 2 का इधर से गुणा कर दो, 2N और 2 3 6O। N में तो 1 है, कुछ नहीं गिना जाएगा तो 1 गिना जाएगा, ठीक। तो 2N हो गए और 2 3 6O। तो अब ये समझ में आ गया, लेड 1 है, En 2 है और ऑक्सीजन 6 है। अब इसे मिटा देते हैं। बनता क्या, इसके 2 अणु लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन आपको बाद में बैलेंस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने रिएक्शन बैलेंस करना नहीं सिखाया। रिएक्शन बैलेंस करना जो है अभिक्रियाओं के प्रकार के बाद में होने वाला है, इसलिए हम इसके 2 अणु लेकर के चलते हैं पहले से ही, ठीक। तो बनता क्या है, इसमें एक उत्पाद आप ध्यान रखेंगे, जब इसको गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड पहले बनता है, यानी Pb के साथ किया जाता है O। जैसे यहाँ पर जो कैल्शियम धातु थी हमारी, कैल्शियम के साथ O चला गया था, वैसे ही यहाँ पर Pb के साथ O चला जाता है। चूंकि हम जानते हैं Ca तो 1 था तो 1 CO बना था, लेकिन हमारे पास Pb 2 है तो यहाँ पर 2 PbO बनेंगे। कितने PbO बनेंगे, 2। अब ये सोचो कि रह क्या गया है, इतना तुम बस याद कर लेना कि इतना बनता है, उसके बाद की चीजें अपने आप बनेंगी। देखो इसमें रह क्या गया है, 2 Pb तो चले गए, बिल्कुल चले गए। अब 2 का गुणा ही इसमें है, यानी 2 है NO3 का होल ट्वाइस। इधर से भी 2 का गुणा, इधर से भी 2 का गुणा। अब सोचना यह है कि इधर से चलो हम 2 का गुणा कर देते हैं, 2 तो N है
और अंदर से करते हैं, 2n2 कर दिया और 2 3 कितना कर दिया 6। अब सोच के देखो, इधर से भी गुणा करो, 2 दूनी 4n और 2 छंग 12O। समझ में आ गया होगा नाइट्रोजन कितने हैं 4 और ऑक्सीजन कितने हैं 12। अब सीधे सीधे ध्यान से देखो, n इधर से कितने हैं 2, आगे से 2, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6O और आगे 2 का गुणा है 6 दूनी 12O। अब मुझे समझ में आ रहा O कितने हैं 12, n कितने हैं भाई 2, इधर 2 दूनी 4, P भी 2 थे वो तो चले जा चुके हैं, और ये 12 जो O हमने गिने हैं इसमें से भी 2 यहाँ चले गए, तो अब मेरे पास जो O बचे हैं वो हैं 10। अब तुमने सुना होगा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है C के साथ 2 O लगे होते हैं, वैसे ही एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होती है। तो अगर मेरे पास नाइट्रोजन है 4, ऑक्सीजन भी है 10, तो क्या हम NO2 नहीं बना सकते हैं? अगर 4 नाइट्रोजन है हमारे पास, ऑक्सीजन 10 है, तो ऐसा करो NO2 बना लो। 1 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन से 1 बनो, 4 नाइट्रोजन देखो, 4 नाइट्रोजन लगा लो, 4 दूनी 8 हो, यानी कि 4 NO2 अगर बन जाए हमारे, तो हमारे 4 N कवर हो जाएंगे और O कितने कवर हो जाएंगे, 10 में से 4 दूनी 8 O चले गए, फिर भी 2 बच जाते हैं, 2 O के लिए होती है ऑक्सीजन O2, तो यहाँ पर बना देंगे हम O2। बस ये रिएक्शन हो गई बैलेंस एकदम ठीक। इसका नाम है लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये क्या है ऑक्सीजन है, वो तो पता ही होंगी सरल गैस है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, क्या नाम है इसका, गर्म, क्योंकि ये उदाहरण किसका है, ऊष्मी वियोजन का है, यानी ऊष्मा देने पर ये देखो कितनी 3 चीजों में टूटा, और जबकि मैंने कहा था 2 या 2 से अधिक चीजों में टूटेगा, तो वैसा ही हुआ है ना। तो जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 बनता है। अब इसके बाद तीसरा उदाहरण एक और देख लेते हैं। ये भी खूब पूछा जाता है कि क्या होता है जब पोटेशियम क्लोरेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं। पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला होता है KClO3। क्या होता है KClO3, और जब इसको गर्म किया जाता है, यानी कि जब इसको ऊष्मा दी जाती है, और वो भी किसकी उपस्थिति में, मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, MnO2। इस MnO2 का नाम क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। अगर नाम नहीं पता है तो फिर नोट कर लो चुपचाप हाशिया के ऊपर, MnO2 का मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड। अब देखो इस KClO3 के भी 2 अणु लेकर के चलते हैं हम लोग, और सबसे पहले ये KCl है ना, 2 KCl अलग कर लेते हैं साफ साफ। ये 2 KCl हमने अलग लिख लिए प्लस, अब बचा क्या है, 2 KCl जा चुके हैं, अब 2 का गुणा इधर भी है O में, 2 का गुणा इधर से ऐसे, 2 यहाँ का गुणा हो जाएगा, 2 3 6 O है। अब 6 O से क्या हो सकता, अकेला O है, अकेला O तो लिखा नहीं जाता, 6 O तो लिख नहीं देंगे, O जो होता है वो O2 के रूप में रहता है, ऑक्सीजन के रूप में, तो O2 लिखे जाएंगे। बताओ कितने O2 लिख दें, अगर हम यहाँ पर 3 O2 लिख दें तो क्या 6 O कवर नहीं हो जाएंगे, 2 3 6, और वही तो 6 O थे हमारे, तो ये बात है 3O2। इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, और इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, ये रिएक्शन आप लिख लेंगे, ये पहला एग्जांपल है, अब मैं मिटा देता हूं इसको, ये लिख लिया होगा। ये 3 उदाहरण हो गए किसके, ऊष्मी वियोजन के। तो अभी तक मैंने जो पढ़ाया है वो तुम्हें एक तो वियोजन अभिक्रिया पढ़ाई है, वियोजन अभिक्रिया में हमने आपको पहला बता दिया है क्या, ऊष्मी वियोजन। अब प्रकाश वियोजन है, विद्युत वियोजन है, और आगे आने वाली अभिक्रियाएं आगे की क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और आपके लिए काम ये है जितना कुछ भी मैंने पढ़ाया है इस वीडियो में उस पूरे का विधिवत नोट्स बनाएं, बड़ी मेहनत से लिख करके पढ़ाया है, देखो बोर्ड पे वो सारा हम लिखते रहे तुम्हारी वजह से,
तो विधिवत नोट्स बनाएं और विधिवत उसको याद करते रहें प्रतिदिन का प्रतिदिन। और रिवीजन बहुत जरूरी है, उस दिन का उस दिन पढ़ना है, दूसरे दिन पढ़ना है, तीसरे दिन फिर पढ़ना है। ये केमिस्ट्री ऐसी चीज है जो बार 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 पढ़नी पड़ती है। और अगर तुम्हें रिएक्शनें नहीं समझ में आ रही हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं बेसिक कमजोर है, क्योंकि मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है। और अगर बेसिक कमजोर है तो फिर पहले बेसिक केमिस्ट्री वाली वीडियो देख करके आओ।